अब देखो बच्चों, बोर थ्योरी से रिलेटेड एक रिलेशन और देखते हैं और ये है ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ शेल और ऑर्बिट। समझ गए बच्चों कि ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो एक सेकंड में कुल कितने इस तरह के क्या कर सकता है, रेवोल्यूशन कर सकता है, वही इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाती है, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। इसका जो फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, ये होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में है सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट। तो समझे बच्चों कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति बतानी होती है, मींस एक कक्षा में जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, उसमें एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगा सकता है, वही क्या कहलाती है बच्चों, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ये किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग बटे में है सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट। समझ गए ना, इस तरह से। अब यहां देखो, हम इसी रिलेशन को इस तरह से फॉर्मूला के फॉर्म में लिखे तो v हो गई वेलोसिटी और 2 पाई r हो गया सरकमफेरेंस। मींस हम यहां पर ऐसा लिखते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी है v और सरकमफेरेंस है 2 पाई r, तो ये हो गया v अपॉन 2 पाई r। अब v इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है nh अपॉन 2 पाई इक्वल टू mvr होता है, तो v इक्वल टू ये हो गया। तो हम इस v की वैल्यू इसमें पुट अप कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। और आगे बढ़ जाए इसी तरह इसको, इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं। और आगे जब आप बढ़ोगे तो एक r अपन ने रेडियस, ठीक है, रेडियस के लिए एक रिलेशन निकाला था, तो r इक्वल टू ये रिलेशन होता है। इस r की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप कर दें, ये सारी वैल्यू पुट अप करते जाओगे तो आपको फाइनली ये इक्वेशन मिल गया। यहां तक बात समझ गए होगे, आप पुट अप करके देखना ये इक्वेशन आएगा। और आगे बढ़े, इसमें 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर z स्क्वायर e4 अपॉन h स्क्वायर, ये जो है ये है एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। किसकी है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इतनी वैल्यू जो है इस इक्वेशन में, इसको हटा के ये इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, E1। तो यहां बचेगा हमारा n³ और यहां बचेगा h और ये बचेगा 2, तो 2 इंटू E1, ठीक है, अपॉन में h इंटू n³। और आगे बढ़े, अब E1 आप जानते हैं कि किसी भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है, समझ गए ना, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो कौन हो, हीलियम प्लस हो, लिथियम 2 प्लस हो, इस तरह की अगर कोई भी स्पीशीज है तो आप जानते हैं कि E1 इक्वल टू होता है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। मींस ये जो वैल्यू है ये है 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, k स्क्वायर E4 m, ये ना 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर E4 m अपॉन h स्क्वायर, इसकी वैल्यू है ये। तो हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यहां पर क्या लिखे, नंबर ऑफ या ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास आ जाएगी ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन h इंटू 2। ओके, यहां पर आपने देखा था कि आपके पास अभी 2 बचा हुआ था, 2 अपॉन n³ इंटू z स्क्वायर। और आगे बढ़ जाए, 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 2 अपॉन में 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू z स्क्वायर अपॉन n³। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.59। ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो हमारे पास ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकला है 6.59 इंटू 10⁵15 और यहां क्या आ जाएगा, z स्क्वायर अपॉन n³ हर्ट्ज। बस अगर हमें वो पता हो कि किस 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लेना है ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, जहां z क्या है, z है एटॉमिक नंबर,
ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा Z, हाइड्रोजन के लिए Z क्या है 1, हीलियम प्लस है तो Z कितना होगा 2, और N क्या है यहाँ पर ऑर्बिट नंबर। जैसे मान लो हाइड्रोजन के लिए ले लें, हाइड्रोजन ठीक है फर्स्ट ऑर्बिट, तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6.59 into 10 to the power 15 into 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का क्यूब और hz मींस 6.59 into 10 to the power 15 हर्ट्ज। ये होगी हमारी ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है इस फॉर्मूले का, कौन सा, ये वाला, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये। डेरिवेशन बने या ना बने उससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहां तक आप लिख लें। अब देखो बच्चों और भी रिलेशंस में आते हैं हम। एक होता है टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, मींस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लेगा, वो कहलाता है क्या, टाइम पीरियड। समझते बच्चों कि एक ये है हमारा ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की, तो एक ऑर्बिट में ये जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो इस ऑर्बिट में घूमने के लिए एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगा, उसे बोलते हैं हम क्या, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1 अपॉन ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, इसके रेसिप्रोकल, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। और इसे आगे बढ़ाओगे तो इस तरह से आपके पास इक्वेशन बन जाएगा n³ अपॉन t स्क्वायर इनटू 1.51 into 10 to the power 16 सेकंड। इनका रेशियो लोगे तो इस तरह से आएगा। हम ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में समझें तो आप देखोगे कि जो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रही है रेडियस के। आपने v अपॉन 2 पाई r लिखा तो हम यहाँ v ले लें और यहाँ पर r ले लें, तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी को अगर हम इनका रेशियो लें तो v1 अपॉन v2 into r2 अपॉन r1, और टाइम पीरियड लें तो जस्ट इसका उल्टा लिख दें r अपॉन v, तो ये हो जाएगा r1 अपॉन r2 into v2 अपॉन v1। तो इस तरह से हमारे ये रिलेशंस होते हैं, इनको नोट करें। अब देखो बच्चों एक सिंपल ग्राफ देखें जो आपने बोर मॉडल के बेस पर डिफरेंट जो रेशियो है वो देखिए आपने रिलेशंस, उनमें आप देखोगे कि r और n के बीच में अगर ग्राफ लें, मींस r रेडियस और n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर होता है ना, तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाओगे रेडियस बढ़ेगी, r1 से ज्यादा r2 और इस तरह से बढ़ती जाएगी। दूसरा है r और z के बीच में ले तो ये ग्राफ आएगा 1 अपॉन, तो आप देख रहे हैं कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन z, तो 1 अपॉन z और r के बीच में ग्राफ ले तो इस तरह आएगा, और अगर हम केवल r और z के बीच में ले तो इस तरह से आएगा। समझ गए ना कि r जैसे जैसे z बढ़ेगा r डिक्रीज होगा, लेकिन 1 अपॉन z रेसिप्रोकल ले और यहाँ r किस तरह का ग्राफ आएगा। e और n के बीच में देखोगे तो e और n जितना ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा, तो इस तरह से n स्क्वायर की वैल्यू बढ़ाने से जो नेगेटिव वैल्यू है नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यू बढ़ती है जबकि ऊपर की तरफ डिक्रीज होती है, तो जैसे जैसे n बढ़ेगा e की नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ये ग्राफ आएगा। और अगर हम z स्क्वायर के साथ देखें तो जो e की नेगेटिव वैल्यू है नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये z बढ़ता जाएगा। आपने देखा कि z ये है फिर और ज्यादा नेगेटिव, जितना ज्यादा z उतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी e की, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। v और n के बीच में देख रहे हो वेलोसिटी और ऑर्बिट की, तो आपने ये रिलेशन देखा था, तो इस तरह से रेसिप्रोकल ले और v के बीच में तो ये ग्राफ आएगा, z के बीच में ले तो ये ग्राफ आएगा। तो इस तरह के ग्राफ्स बुक में बने रहते हैं, ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इन ग्राफ्स को भी एक बार जरूर देख लें। अब देखो बच्चों ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन बताता हूं, फिर थोड़ा हम टफ हाई लेवल पे लेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। ओके, तो मैंने आपको रिलेशन देखो, आप जानते हैं कि रेडियाई इज इक्वल टू है 0.529 into n स्क्वायर अपॉन z। ओके, एंगस्ट्रॉम। तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल
हमारे पास होगा n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर, z2 अपॉन क्या हो जाएगा z1। ये हो गया। अब यहां पर एक ही एलिमेंट है लिथियम 2+, तो लिथियम 2+ के लिए जो Z होगा, लिथियम के लिए कितना होता है, हाइड्रोजन, बेरिलियम, ठीक है, तो ये कितना होगा 3 हो गया। तो Z1 हो चाहे इसमें Z2, ये दोनों एक से हो, बस N1 क्या होगा, यहां पर देखो कौन कौन सी ऑर्बिट क्या है, थर्ड एंड फिफ्थ, तो N1 थर्ड रख दें और N2 जो है वो कितना रख दें 5, बस रेशियो निकाल लें। तो R1 अपॉन R1 की जगह हम R थर्ड कर दें, ये हो गई R5, तो हमारा इक्वेशन N1 का स्क्वायर मींस N3 का स्क्वायर अपॉन N5 का स्क्वायर, तो ये N3, ठीक है, तो यहां पर हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन ये हो गया 5 का स्क्वायर। ये जो रेशियो आ गया आपके पास, ठीक है, किसका, ऑर्बिट जो है इनका, तो देखो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा है कि R3 रेशियो R5, तो ये हो जाएगा 9:25, ये आ जाएगा एक ही एलिमेंट की, चाहे आप यहाँ लिथियम ले लें, चाहे बेरिलियम 2+ ले लें, चाहे हाइड्रोजन ले लें, चाहे हीलियम 1+, अगर इन ऑर्बिट्स के लिए दो के लिए एक से पूछी गई तो ये रेशियो आएगा। यहां तक बात समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। अब हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैंने यहां ज्यादातर क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड पूछे हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड लिथियम। अब यहां पर पहले तो हम देखें हीलियम प्लस के लिए Z कितना होता है 2, और लिथियम 2+ के लिए, लिथियम 2+ है ना, और Z कितना हो जाएगा 3। और यहां पर देखो कौन सी किसकी ऑर्बिट, दोनों की ऑर्बिट सेम दी गई है। कौन सी ऑर्बिट है, फिफ्थ, तो हीलियम ये भी फिफ्थ लेना है और यहां भी 5। तो बस अब आप यहां लिखेंगे क्या निकालना है, रेशियो ऑफ रेडियाई, तो R5 ये किसके लिए ले लें हम, हीलियम प्लस अपॉन R लिथियम 2+। तो अब आप रिलेशन जानते हैं कि n यहां पर हो जाएगा NHE+ का स्क्वायर अपॉन n Li2+ का स्क्वायर। तो लिथियम के लिए ये तो हो गया, सॉरी, इनटू Z की वैल्यू देखें तो Z यहां पर किसका आ जाएगा, Li2+ का, और यहां Z किसका आ जाएगा, हीलियम प्लस का। क्यों, क्योंकि R = n अपॉन Z, ये ऐसे ध्यान रखना है। तो n तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा है, Z उल्टा हो जाएगा। बस ये दोनों तो सेम है, तो हम यहां आ जाएंगे RHE+ अपॉन R Li2+ = यहां हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इनटू लिथियम, तो लिथियम का हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा जो हमारे पास क्या है, हीलियम 2। तो ये आ गया, तो आपके पास रेशियो आ गया हीलियम प्लस रेशियो R Li2+, तो ये हो जाएगा 3:2। ओके, यहां तक बिल्कुल समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपको वैल्यूज दी गई हैं उनका क्या रिलेशंस है, उन रिलेशन से आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, R = 0.529 × n² अपॉन Z। ZH तो हो गया 1, n की वैल्यू 1, तो आपके पास R क्या आ जाएगा, देखो 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, एंगस्ट्रॉम। अब आता है इसकी सर्कमफेरेंस की वैल्यू, तो 2πr, तो हो जाएगा 2 × 22/7 × R 0.529, ये एंगस्ट्रॉम है, वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम। तो यहां पर देखें सबसे पहले Z, ठीक है, किसका Z हम ले लें, पहले किसका है, लिथियम दे रखा है, तो लिथियम 2+ कितना हो गया 3, Z बेरिलियम 3+, तो ये हो जाएगा कितना 4। यहां लिथियम 2+ की कौन सी ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, तो ये हो गई 2, और n किसकी, बेरिलियम 3+, कौन सी ऑर्बिट है, थर्ड। फॉर्मूला लगाओ R
lithium 2 plus upon R, बेरिलियम 3 plus is equal to n lithium 2 plus का स्क्वायर upon n बेरिलियम 3 plus का स्क्वायर इनटू, यहां पर ऊपर जाए तो यहां लिखेंगे Z बेरिलियम 3 plus upon यहां हो जाएगा लिथियम 2 plus। बस अब आप यहां वैल्यू देखें, लिथियम का सेकंड ऑर्बिट, बेरिलियम का थर्ड ऑर्बिट, तो ये स्क्वायर इनटू बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, लिथियम का कितना हो गया 3। तो देख रहे हैं आप कि लिथियम की सेकंड ऑर्बिट भरनी है, बेरिलियम की थर्ड ऑर्बिट हो गई, ऐसे ही यहां चले जाए। अब यहां देखो कितना हो गया आपके पास, तो ये हो गया आपके पास, और यहां पर देख ले बेरिलियम का Z कितना है 4, ठीक है, और लिथियम का कितना है 3, तो ये तो हो गया 4 और ये हो गया 3। ओके, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 4/9 इंटू 4, सॉरी यहां ठीक है, और 4 यहां कितना हो गया 3, ये हो जाएगा 16/27। इस तरह से आपने इनका रेशियो कैलकुलेट कर दिया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां समझ गया आप अच्छी तरह से। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं है, एक बार अच्छे से मिला लो। रेडी आई ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, तो n सेकंड हो गया, लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया, बेरिलियम की हो गई कौन सा Z जो है Z तो हो गया 4 बेरिलियम का, और उसकी है थर्ड ऑर्बिट n स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा लिथियम का बेरिलियम, Z बेरिलियम अपॉन लिथियम, बिल्कुल सही है इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, आपको नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो सीधा सा है, वेलोसिटी में आपने अभी देखा था इनटू 10 टू द पावर 6, कितना था वो रेशियो, देखो क्या फॉर्मूला था आपका, इनटू ये वाला था आपके वेलोसिटी कैलकुलेट करने का, ठीक है, तो ये था 2.18, ठीक है, इनटू इसके साथ आपके पास इसमें आया था Z/n और मीटर पर सेकंड, ये क्या, तो यहां पर Z तो लिखना है 1, हाइड्रोजन ही बस है। अब आपको दो वैल्यू रेशियो लेना, V1/V2 इक्वल टू हो जाएगा Z1/, ठीक है, Z2 इंटू N2/N1। यहां तो ये Z1 और Z2 दोनों 1 है, N1 और N2 देखो, N1 थर्ड, और कौन सी ऑर्बिट फर्स्ट एंड थर्ड, N1 1 रख दें और N2 थर्ड, तो आपके पास V1/V3 इक्वल टू N2 मींस 3/1, तो V1 रेशियो V3, ओके, 3:1। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। N1 की वैल्यू समझ गए ना, फर्स्ट ऑर्बिट, N2 की वैल्यू थर्ड, तो इस तरह से Z1 2 दोनों सेम होंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही एटम के लिए पूछा गया, तो यहां तक नोट करना। अब देखो बच्चों, इन क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो यहां देखना है कि आप एनर्जी का एक रिलेशन जानते हैं, -2.18 × 10⁻⁻18, ओके, और क्या होता है Z²/n² जूल पर एटम, ये हमारा रिलेशन था, बात समझ गए। अब यहां पर देखो हीलियम 2+, तो Z की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, बट जो n ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, एक ऑर्बिट आपके लिए पूछ रहा है थर्ड एंड फिफ्थ, तो n3 मींस 3, n5 मींस 5, तो हम यहां पर एनर्जी का अगर रेशियो निकालेंगे E1/E2 मींस हम यहां कर दें थर्ड और यहां लिख दें हम क्या फिफ्थ, तो हमारे पास रेशियो हो जाएगा n यहां पर स्क्वायर कौन सा फिफ्थ अपॉन n² क्या हो जाएगा थर्ड। Z के तो ये दिख रहा है आप इस तरह से ऊपर है, लेकिन n तो उल्टा दिख रहा है, तो E3/E5 यहां पर n5 मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन यहां पर आ जाए, ठीक है, 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास E3 रेशियो E5 देखो क्या आ जाएगा 25/9।
तो ये होगा आपका एनर्जी का रेशियो जब हाइड्रोजन की किस ऑर्बिट के लिए हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, थर्ड और फिफ्थ के लिए। तो यहां तक आप समझ गए, इसको हटाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फिर रेशियो से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द एनर्जी रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम एंड हीलियम। अब यहां पर फिर आ जाए तो देखो, Z फॉर लिथियम 2+, 3, Z फॉर हीलियम 2+, कितना हो गया 4। ऑर्बिट तो सीधे दे रखी है, n यहां पर भी 5 यूज करनी है, n मतलब लिथियम 2+ के लिए भी 5 है और हीलियम 2+ के लिए 5 है। हम यहां लिखेंगे E किसका, लिथियम 2+ अपॉन E हीलियम 2+ इज इक्वल टू, ओके। तो ये हमारा रेशियो फॉर्मूला बनता है, वो था Zli2+ का स्क्वायर अपॉन He2+ का स्क्वायर इनटू, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, n He का प्लस का स्क्वायर अपॉन n Li प्लस का स्क्वायर। तो ये तो सेम दे रखा है फिफ्थ ऑर्बिट, तो ये तो हटा दें। तो हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा लिथियम 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इनटू, यह हो जाएगा 5 अपॉन 5 का स्क्वायर, ये हट गया। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया लिथियम 2+ रेशियो लिथियम हीलियम 1+, तो ये हो जाएगा आपके पास 9:16, ओके। ये हो गया स्क्वायर। इस तरह से हमें ये रेशियो निकालना है। यहां तक होगा, इसको हटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फर्स्ट ऑर्बिट इज इतना, तो n की वैल्यू क्या है। तो देखो एक रिलेशन होता है En = E1 अपॉन n स्क्वायर। ये है एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट और ये है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। समझ गए बच्चों, वो कह रहा है पहली ऑर्बिट की एनर्जी इतनी है और nth ऑर्बिट की एनर्जी इतनी है, तो n की वैल्यू क्या होगी जिस ऑर्बिट के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां तो हम रखेंगे 50 = -800 अपॉन n स्क्वायर, तो n स्क्वायर 800 अपॉन -50, तो ये आ गया 16, तो n स्क्वायर = 16, तो n कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारा फोर्थ ऑर्बिट रहा होगा। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। और क्या है देखो, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले आप एनर्जी कैलकुलेट कर ले थर्ड ऑर्बिट के लिए, क्या होगी, तो -13.6 इनटू, ठीक है, यहां होता है आपके पास Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगी -13.6 हाइड्रोजन के लिए है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन थर्ड ऑर्बिट, तो ये हो गया, तो -13.6 अपॉन 9, तो मींस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस अब यहां पर आप जब 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कैलकुलेट कर ली, तो अब आप यहां रिलेशन मींस आपके पास E3 = आ गया क्या, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप रिलेशंस लोगे, काइनेटिक एनर्जी होता है -En, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट -En की वैल्यू कितनी है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना आ गया आपके पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है। तो आपने देखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है कितना, एक रेशियो था आपके पास कि Pe, एक क्या रेशियो होता है, Pe = ठीक है 2 × En, तो Pe कितना हो जाएगा, देखो 2 × En, तो 1.5 माइनस में, तो -3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सॉल्यूशन था इसके लिए, ओके, इसको नोट करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कैलकुलेट द वेव नंबर फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन n1 to n2 इन हाइड्रोजन। तो हमें ये रिलेशन लगाना है। देखो V bar = होता है RZ² 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। R की वैल्यू में बता दूं, यहां 1.1 × 10⁷
मीटर इनवर्स जेड की वैल्यू 1 एंड 1 रखेंगे 1 एंड 2 रखोगे 2 तो v बार आ जाएगा। तो v बार इज इक्वल टू यह हो जाएगा 1.1 into 10 to the power 7 into 1 का स्क्वायर 1 upon 1 का स्क्वायर minus 1 upon 2 का स्क्वायर मीटर इनवर्स। और आगे करें 1.1 into 10 to the power 7 1 upon 1 minus 1 upon 4 तो ये हो जाएगा 1.1 into 10 to the power 7 तो हो जाएगा 3/4 क्या हो जाएगा 3/4। तो v बार इज इक्वल टू 3.3 into 10 to the power 7 upon 4 means v bar is equal to 333 ऐसा कर दें into 10 to the power 6 मीटर इनवर्स या 8.2 into कितना हो जाएगा 32 तो 6 मीटर इनवर्स। तो ये है v बार का वैल्यू। और अब आ जाते हैं कि न्यू, तो या तो आप इसी से न्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें या फिर रिलेशन लगा दें न्यू वाला जो मैंने आपको बताया है कि 3 पॉइंट क्या था वो न्यू का रिलेशन या डायरेक्ट न्यू इज इक्वल टू c into v बार 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड v बार आपके पास दे रखा है into 10 to the power 16 सॉल्व कर दो v बार आ जाएगा। लैम्डा कैलकुलेट करना 1 upon v बार तो 1 upon 8.2 into 10 to the power 6 या 1 upon 8.2 into 10 to the power -6 मीटर में आ जाएगी और आगे सॉल्व करते हैं तो ये लैम्डा आ जाएगा। ओके लास्ट क्वेश्चन में और आ जाते हैं फटाफट।